नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज हम बात करेंगे मागा की। हाँ, अमेरिका का वो मागा जिसने ट्रंप को वापस से सत्ता में पहुंचाया, जिसने ट्रंप को ऐतिहासिक जीत दी। कौन है ये मागा? क्या हैं ये लोग? कहां से आए हैं? क्या करते हैं? क्या है इनकी आइडियोलॉजी? और ऐसा क्यों है कि दशकों तक इजराइल का जबरदस्त सपोर्टर होने का दम भरने वाले रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में मागा ने सेंध लगा दी है? तो जैसा नाम सजेस्ट करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी ये लोग इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि अमेरिका एक महान देश है, महान देश था, और जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उनके जो कह सकते हैं कि उनके जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो मिसस्टेप्स हैं, उसके कारण अमेरिका ने अपना ये पेडेस्टल जो है वो खो दिया है, और वो चाहते हैं कि अमेरिका दोबारा ग्रेट बने। इसमें एक साइजेबल चंक जो लोगों की है वो वाइट वर्किंग क्लास हैं, जिनमें एक डिसिल्यूजनमेंट है एस्टेब्लिशमेंट को लेके, जो रूलिंग क्लास है उनको लेके, और उनको ये लगता है कि वाइट वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को नहीं साधा गया, इतने सालों में उनको निगलेक्ट किया गया, और उसको लेके डिसिल्यूजनमेंट उनमें आपको नज़र आता है, एक फ्रस्ट्रेशन भी उसमें नज़र आता है। ये जो अपने आप को ये कहते हैं कि इट इज़ अ कलेक्टिव रिवोल्ट, यानी ये मागा जो है वो एक कलेक्टिव रिवोल्ट है अगेंस्ट द एंट्रेंस्ड पावर ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एलीट, यानी जो अमेरिका की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल एलीट है, जो एंट्रेंस्ड है सत्ता में, जो सत्ता से हटने को तैयार नहीं है, और ये दोनों पार्टी में हैं, उनके खिलाफ ये इनका गदर है, ये ऐसा कहते हैं। तो जाहिर है कि काफ़ी पावरफुल हैं, इसमें यंगस्टर्स काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, बहुत वोकल हैं। चूँकि यंगस्टर बड़ी तादाद में हैं तो इंटरनेट पे ये नज़र आते हैं बड़ी तादाद में, सोशल मीडिया पे बड़ी तादाद में नज़र आते हैं, बहुत वोकल हैं। अब ऐसा देखा गया है कि अमेरिका में इजराइल का जो सपोर्ट था वो मैसिवली ड्विंडल हो चुका है। अमेरिका के पूरे हिस्ट्री में इजराइल को लेके इतना गम गुस्सा और रोष जनरल पब्लिक में कभी नहीं देखी गई है। जहाँ तक डेमोक्रेट का सवाल है तो डेमोक्रेट्स में तो अब ये स्थिति है कि अगर आप 10% 12% भी सपोर्ट अब इजराइल का नहीं है, और शायद इसीलिए आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे अभी जो पिछले यानी 2-3 हफ्ते पहले जो एक सीनेट में एक बिल पेश किया गया कि जो हथियार भेजे जा रहे हैं इजराइल को, उसका रोका जाए, उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मेजॉरिटी जो डेमोक्रेट सीनेटर्स की थी, उन्होंने बिल के हक में कहा, यानी जो सपोर्ट इजराइल को हो रहा है उसको रोकने के लिए कहा। हालांकि बिल पास हो गया क्योंकि रिपब्लिकन अभी भी 100% बिल के सपोर्ट में है, कम से कम सीनेट में। लेकिन ये दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट वो डेमोक्रेट पार्टी में ऑलरेडी हो चुकी है, और आगे जो भी डेमोक्रेट पार्टी का नेता बनने की कोशिश करेगा वो उसको इस चीज़ को साधना होगा, उसको ये देखना होगा कि वो अपने जो इलेक्टोरेट है उसके सेंटिमेंट को वो टो करता हो, ना कि अपने डोनर क्लास के और यहूदी लॉबी के जो डोनेशन देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी हम न्यूयॉर्क में भी देख रहे हैं, जहां जोहरान ममदानी जो मेजॉरिटी ऑफ यहूदी हैं, और मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क में तेल अवीव के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी हैं, कई मिलियन 1 पॉइंट समथिंग मिलियन में हैं वो यहूदी वहाँ पे पॉपुलेशन। उनमें जो अभी जो सर्वे हो रही है उसमें जोहरान ममदानी जो है वो लीड कर रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेट सेंटिमेंट रखने वाले जो यहूदी भी हैं वो अब बड़ी तादाद में इजराइल से मुखर हो गए। लेकिन आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी पे, कि देखें डेमोक्रेट पार्टी में बियॉन्ड द पॉइंट उनके लोगों में इजराइल को लेके उतनी सेंटिमेंट्स पहले भी नहीं थी, लेकिन हाँ 50% से ऊपर थी। अब तो बिल्कुल ही पलमेट कर गई, अब तो 8-10-9% वाली बात हो रही है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी हमेशा से उनकी एक आप जिसको कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो, या जो बिब्लिकल प्रोफेसी है, यानी बाइबल जो ये कहता है कि ओल्ड टेस्टामेंट ये कहता है कि जब तक यानी कब्ज़ा नहीं हो जाएगा दुनिया पे यहूदियों का मिडिल ईस्ट पे, तब तक जीसस क्राइस्ट जो है वो वापस धरती पे नहीं आएंगे। तो जाहिर है कि एवेंजेलिकल क्रिश्चियन जो है वो सिनेरियो चाहते हैं जिसमें कि यहूदियों का पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा हो जाए, और इसलिए वो इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो इजराइल से कोई उनको प्यार है, लेकिन ये जो मैसियानिक जिसको कहते हैं नेचर है उसके कारण करते हैं। लेकिन अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मागा का प्रोफाइल जो है वो जो नॉर्मल रिपब्लिकन है उसके प्रोफाइल से अलग है। हालांकि बहुत कॉमनैलिटी भी है, वो भी क्रिश्चियन है, वो भी वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स हैं मोस्टली,
और वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका इजराइल को लेके है, क्योंकि वो इस मिथ को मानते रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों को रोकने के लिए इजराइल जो है ये कर रहा है। लेकिन उसके आगे का जो डाइवर्जन है, उसके आगे का जो एक जिसको आप कह सकते हैं तफरका है ट्रेडिशनल रिपब्लिकन में और मागा में, वो डिवाइड उसने ड्राइव किया है इस एंटी इजराइल सेंटिमेंट को। और इसमें 3 नाम जो आप अपने स्क्रीन पे लगातार देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो फॉक्स न्यूज़ के पुराने एंकर हैं टकर कार्लसन, जिनको हटा दिया गया फॉक्स न्यूज़ से, वो। दूसरी एक अमेरिका की रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन है मार्जोरी टेलर ग्रीन। और स्टीव बैनन को हम सब जानते हैं, जो आइडियोलॉग है, राइट विंग आइडियोलॉग है, मागा आइडियोलॉग हैं। पहले बहुत बड़े एडवाइज़र जो थे वो थे ट्रंप साहब के। तो इन तीनों ने अपने लेवल पे बहुत ही ज़्यादा, खासकर मागा बेस को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। और इनके प्रोग्राम्स, इनके अटरिंग्स, हाँ और सॉरी एक नाम मैं और भूल गया, वो कैडेंस ओवेंस, जो एक खुद अफ्रीकन अमेरिकन हैं, लेकिन बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं ट्रंप की, बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं रिपब्लिकन पार्टी की। और कैडेंस ओवेंस ने भी इस पे बहुत दिनों तक काम किया है। और ये 4-5 लोग हैं जिसको मागा बेस रिलीजियसली फॉलो करता है, सुनता है, और यहीं से उनके परसेप्शन में इजराइल के चेंज आई है। तो क्या है ऐसे इश्यूज जिसको लेके मागास जो हैं वो इतने ज़्यादा इजराइल के अगेंस्ट हो गए हैं? तो ये देखें, इसमें सबसे पहला चीज़ जो है वो, जैसा मैंने कहा कि इनमें एलिट्स को लेके एक रोष है। क्यों है? वो जो परसीव्ड एक नेग्लेक्ट है, या जिसको आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल एलियनेशन, इरोजन ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इसको लेके ये एलिट्स को टारगेट करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि एलिट्स जो हैं वो दोनों पार्टी के, वो एक ही चीज़ है जिस पे कि वो सहमत करते हैं, वो है इजराइल। तो इनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ तो है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सारे एलिट्स जो हर एक मामले में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हालांकि सब ने वाइट वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को जो है नहीं साधा है, लेकिन ये सब कॉमन ग्राउंड बना लेते हैं इजराइल के साथ। तो इजराइल, इसका मतलब है कि कमज़ोर नहीं है, विक्टिम नहीं है। इसका मतलब है इजराइल जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो ये जो एंगर एस्टेब्लिशमेंट को लेके थी वो इजराइल के ऊपर ट्रांसफ़र होने लगी कि अच्छा, ये कमज़ोर नहीं है, ये डेविड और गोलायात वाला जो हम लड़ाई देखते थे उसमें ये डेविड नहीं है, गोलियात है। तो पहला तो ये है। दूसरा है कि खास करिए जब से गाज़ा वॉर शुरू हुआ है तो तमाम ऐसी चीज़ें, ऐसे स्टेप्स जो हैं वो बोथ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने उठाए हैं, जिसने ये प्रूव किया है मागा को कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस फॉरेन देश का हमारे इंटरनल पॉलिसी पे है। जैसे अभी 2 हफ्ते पहले ही रिपब्लिकन पार्टी ने ये कहा कि जो भी अमेरिकन स्टेट इजराइल को बाइकॉट करेंगे, उनका जब नेचुरल डिजास्टर होगा तो हम जो उसको फंड देते हैं नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के लिए, वो फंड हम विड्रॉ कर लेंगे। अब मागा सोच रही कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है कि हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हम डेमोक्रेट्स का विरोध करते थे कि वो स्पीच को रेगुलेट करते हैं और वो हमें बोलने ही नहीं देते, अपना एक्सप्रेशन नहीं करने देते, और ये तो सडनली अब जो हम विरोध करेंगे इजराइल का, तो हमारा ही देश कि हमारे ही स्टेट के लोग तूफान में या चक्रवात में जो फंसे हुए हैं उनका पैसा विड्रॉ कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है, और तुरंत इसका विरोध जो है उन्होंने शुरू किया। ऐसे ही और भी चीज़ें, जैसे अभी इस हफ्ते ये नए एक कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि इजराइल का झंडा जो है आप नहीं जला सकते। दुनिया का और किसी देश का झंडा आप अमेरिका में जला सकते हैं, इजराइल का नहीं जला सकते, क्योंकि इजरायली झंडा इज सिनोनिमस टू जूइश पीपल। अब मागा कहने यार ये अगेन एक्सेप्शनलिज्म है, यानी वो जो ध्यान इस बेस का नहीं था इन चीज़ों पे, वो ध्यान आकर्षित हो गया इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अपने कारनामों से। और क्या चीज़ें हुई? ये जो बेस है वो फॉरेन एड के बिल्कुल अगेंस्ट है। जब ट्रंप ने ये अमेरिकन का जो एड प्रोग्राम जो बंद किया तो लोगों ने सब तालियां बजाई। फिर उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा ये भाई 50 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन का एड इधर उधर हम दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एड जो बिलियंस में जा रहा है वो तो इजराइल को जा रहा है। तो भाई ये कैसा हुआ? हम क्यों अपना पैसा दूसरे देश को दे रहे हैं जहां उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बेहतर है? हमें उस पैसे को रोकना चाहिए। तो ये बात भी, यानी ये तमाम इश्यूज हैं जिस पे लेके बात हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, है ना,
ऊँट पे आप बोझ डालते रहें डालते रहें डालते रहें, फिर फाइनली एक एक्स्ट्रा कुछ डालने से, वो जो एक स्ट्रॉ, एक भूसा डालने से जब वो ऊँट गिर जाता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी वो आखिरी चीज़ जिसने उसके तोड़ दिया। वो था जिस तरह से नेतन्याहू ने मैनिपुलेट किया ट्रंप को ईरान के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आया, इनको लगा कि ये हम फॉरेन वॉर को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम नो फॉरेन इंटेंगलमेंट नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा जो है यहाँ पर वेस्ट हो, और ये आदमी, ये देश जो है ये हमको मैनिपुलेट कर रहा है एक नए वॉर में जाने के लिए। और इसको लेके, यानी गाज़ा वॉर से ज़्यादा देखें, एक तो चीज़ ये भी है कि ये जो ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ मॉडर्न वॉर है, जिसमें कि आप हर कुछ देख रहे हैं, बच्चे स्टार्व हो रहे हैं, बच्चे को मारा जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हम मागाब में भी देख रहे हैं, और उनका दिल जो है नागवार गुजरा कि ये चीज़ हमारे सपोर्ट से हो रही है, तो इसलिए भी वो उसके अगेंस्ट में हुए हैं। लेकिन जो ईरान पे हमला था उसने उनको बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, ये भी दर्शाता है कि जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग है वो इजराइल की वो प्लमेट कर गई है। वॉर को, गजा वॉर को लेके इजराइल का सपोर्ट अब जो गैलप की पोल कर रही है वो सिर्फ 32% है। इट इज़ लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 18 से 34 साल की उम्र के लोगों में ये सपोर्ट बेस 9% है। ये जो आप लगातार अभी जो इंटेंसिटी देख रहे हैं वॉर की बढ़ रही है नेतन्याहू, वो इसलिए बढ़ रही है कि उसको लग रहा है कि ये आखिरी जनरेशन है अमेरिकन का। क्योंकि देखें ना, अभी भी जो 54 से अबव हैं उसमें 50% सपोर्ट है। तो उनको लग रहा है कि आखिरी जनरेशन है अमेरिका का जिसमें हम ये कत्लेआम करके बच सकते हैं, क्योंकि अब आगे की जो जनरेशन आएगी उसमें से जो लीडर निकलेंगे वो हमारे लाइन को टो नहीं करेंगे, वो हमको इस तरह से अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी वॉर की बढ़ाई जा रही है नेतन्याहू के द्वारा में। लेकिन अच्छा, जैसा मैंने कहा कि ये तमाम जो लोग हैं, चाहे टकर कार्लसन हैं, स्टीव बैनन हैं, मार्जोरी टेलर ग्रीन हैं, कैडन ओवेंस हैं, ये अपने पॉडकास्ट से इस ग्रुप को रीच आउट कर रहे हैं। ये जो ग्रुप है ये टीवी नहीं देखता, ये अखबार नहीं पढ़ता, ये पॉडकास्ट सुनता है, और ये लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। टकर कार्लसन ने कई लोगों को बुलाया इसराइल पे बोलने के लिए, स्पेशली जो आपको पता है MIT के प्रोफेसर है जॉन मर्साइमर, जो बहुत बड़ी क्रिटिक है इसराइल लॉबी के, जो कि कभी भी कोई रिपब्लिकन उनको अपने चैनल पे नहीं बुला सकता था, डेमोक्रेट भी डरते थे बुलाने से। उसको टकर कार्लसन ने बुलाया और उन्होंने बहुत ही लूसिड तरीके से, जिससे कि कम अकल वाले जो बेस है रिपब्लिकन का उनको समझ में आ सके, उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया। वैसे ही अभी टकर कार्लसन ने फिलिस्तीनी क्रिश्चियंस को बुलाया और उनसे कहवाया, उनसे पूछा कि आप बताएं कि वहाँ पे आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है, क्या मुसलमान आपको मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ही मिलनसार एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, हमारी सारी मुश्किलात जो है वो यहूदियों को है, वो हमारे चर्च को टारगेट करते हैं, वो हम पे थूकते हैं, वो ईसा मसीह के बारे में गलत गंदी गंदी चीज़ें दीवारों पर लिखते हैं। और उन्होंने तमाम चीज़ें बताई उस पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस ने कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो सडनली जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जिनका मेसियानिक नहीं है, वो मागा उनकी आंखें खुली, करे यार ये तो क्रिश्चियन के अगेंस्ट भी है, जो बात बहुत लोग बहुत सालों से कहना चाहते थे, कह रहे थे, लेकिन वो चीज़ें पहुंच नहीं रही थी इनके पास, वो अब इनके पास पहुंच गई। या स्टीव बैनन ने एरिक प्रिंस को बुलाया। एरिक प्रिंस को आप जानते होंगे, ब्लैक वाटर और वो प्राइवेट मिलिशिया के बहुत बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा हेड है और बहुत ही रिवाइल्ड फिगर है, लेकिन रिपब्लिकन उसको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आके कह दिया कि ये जो अभी पिछले हफ्ते कैथोलिक चर्च को जो डिस्ट्रॉय किया गया गजा में, वो जानबूझ के इसराइल ने टारगेट किया और इसराइल जानबूझ के चर्चेस को टारगेट करता है। तो सडनली आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी एक घेराबंदी इसराइल की होने लगी। तो क्या इसका मतलब है कि कल से ये पॉलिसी बदल जाएगी अमेरिकन गवर्नमेंट की? नहीं। अमेरिका एक इलेक्टोरल, फुल्ली फंक्शनल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है। ये जिसको हम कहते हैं एक प्लूटोक्रेसी है। प्लूटोक्रेसी क्या होती है? जिसमें ओपनली ट्रेड होता है रिप्रेजेंटेटिव का, और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपने पॉपुलेशन के सेंटीमेंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो अमेरिका में भी वही होता है कि पॉपुलेशन बिल्कुल इजराइल के अगेंस्ट हो गई है, लेकिन यहूदी लॉबी, डोनर क्लास जो पैसे दे के इलेक्शन जितवाता है वो इजराइल का है, वो यहूदी है, वो इजराइल के साथ है, या अगर यहूदी नहीं भी है तो प्रो इजराइल है, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और वही इंटरेस्ट दोनों पार्टी को चलाते हैं। तो डेमोक्रेट पार्टी में तो हो सकता है कि अगले 5-10 सालों में हम देखें कि कुछ ऐसे लीडर्स आएँ जो इन डोनर क्लास के सेंटिमेंट को नज़रअंदाज करते हुए वोटर सेंटिमेंट्स की तरफ जाएं।
लेकिन रिपब्लिकन्स में ये थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप विम पे काम करते हैं और वो चाहें तो ये चेंज ला सकते हैं, लेकिन वो देखने वाली बात होगी किस तरह की कोई चेंज आती है कि नहीं आती है। लेकिन अभी की खबर ये है कि गैलप पोल ये कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जो हैं वो अब इजराइल के अगेंस्ट में हो गए हैं, इंक्लूडिंग बहुत जो मेजॉरिटी ऑफ मागा है वो इजराइल के अगेंस्ट में है। रिपब्लिकन पार्टी के वोटर प्रो इजराइल अभी भी हैं 70% के आसपास, लेकिन मागा में ये सपोर्ट बेस इतना ड्विंडल हो चुका है कि ये 10% के आसपास भी नहीं बनता है। ये इजराइल के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।